हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब से वीडियोस देखकर अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स हैं जो कि मोर और लेस 90% केसेस में सभी पर्सन कर रहे हैं। आप खुद से फाइल कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे पर्सन से फाइल करा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी आपकी रिटर्न फाइल हो जाए, आप अपनी रिटर्न में एक बार डाटा जरूर चेक करें, वेरीफाई करें। ये दो मिस्टेक ऐसी है, अगर आपने ये गलतियाँ कर दी तो आने वाले 4-5 सालों तक आपको इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। नोटिस आ सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हैरेसमेंट भी हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं डायरेक्ट आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, फिर मैं आपको फॉर्म बता देता हूं कि फॉर्म में आपको कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, वो मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद ही आपके पास ITR के फॉर्म आते हैं। यहाँ पर ये बात रेलिवेंट नहीं है कि आपकी कौन सी इनकम है, किस तरह से आपकी इनकम का असेसमेंट हो रहा है, आप कौन सी ITR फाइल कर रहे हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट जो है वो बताने जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको आसानी से अपनी बात समझा देता हूँ। ये रहा हमारा इनकम टैक्स पोर्टल। अब इनकम टैक्स पोर्टल पर रिटर्न का हमने फॉर्म ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप ई फाइलिंग में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करते हैं। प्रोसेस ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मैं यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ऑनलाइन मोड। उसके बाद मैं यहाँ पर ITR सेलेक्ट कर लेता हूँ। ITR फॉर्म हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई सा भी, बट मैं ITR 3 ले लेता हूँ क्योंकि मोर और लेस केस में क्या हो रहा है कि जो गलतियाँ हो रही हैं वो ITR 3 में सबसे ज़्यादा हो रही है। और बेसिकली जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रेडर्स हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शन में डील करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, वो ये वाली गलतियाँ कर रहे हैं। और आप ये गलती ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बाद में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, ये मैं बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो हमें सेलेक्ट करनी होती है, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसके इनकम के जो शेड्यूल्स हैं वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनकम के शेड्यूल में यहाँ पर ये इनकम के शेड्यूल आते हैं, तो इसमें अलग अलग शेड्यूल दिए गए हैं। इसमें जो मिस्टेक्स हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें आपने ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग किया है, फ्यूचर ऑप्शन में आपने डील किया है, और आप अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जब ये ITR 3 फाइल कर रहे हैं तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहले यहाँ पर ये यस नो पूछता है कि आप 44 ADA में जा रहे हैं, प्रिजम्पटिव सेलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको यहाँ पर अगर यस कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको यस कर देंगे, ये जो प्रिजम्पटिव बेसिस स्कीम है, तो अगर आप इसको यस कर देंगे तो आप इस वाले प्रोविजन को अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 6% या 8% या 50% का आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना ही देना बनता है। हो सकता है कि आपकी इस साल जो है वो टर्नओवर काफ़ी कम हो, बट नेक्स्ट ईयर से आपकी टर्नओवर काफ़ी बढ़ जाए। अगर अगले साल में आपकी टर्नओवर इंक्रीज हो जाती है तो टर्नओवर का जब हम 8% या 6% प्रॉफिट निकालेंगे, उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ये गलती मत करिएगा। देखिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो, अगर आपकी नॉर्मल सैलरी की इनकम है या फिर हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल की इनकम आती है, तब आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्रिजम्पटिव इनकम में ITR फाइल कर रहे हैं और इसके अंडर में P&L फाइल कर रहे हैं, कहीं पर आपने सेलेक्ट कर लिया, क्या सेलेक्ट कर लिया, एक तो ये नो अकाउंट ऑफ केस हो गया और एक दूसरा प्रिजम्पटिव। अगर आपने यहाँ पर प्रिजम्पटिव इनकम में अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो आप इसके अंडर में जो प्रोविजंस है उसमें आप बाउंड हो जाएंगे। आप 5 साल तक आपको या तो इतना ही % प्रॉफिट 6 से 8% से ऊपर दिखाना पड़ेगा। अगर कम दिखाएंगे तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या गलती कर दी कि जी चलो इस बार तो टर्नओवर है, सपोज करो 5 लाख है, 10 लाख है, क्योंकि जितने भी मेरे पास रिव्यू आ रहे थे उसमें सबने ये लिखा कि सर मेरी टर्नओवर बहुत कम है, मैं सर प्रिजम्पटिव में अभी फाइल कर देता हूँ। तो ये गलती आप मत करना। अगर आपने प्रिजम्पटिव में रिटर्न फाइल कर दी तो 5 साल के लिए आप बन जाओगे इसमें, फिर आपको इतना ही प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। पहले हो सकता है अगले सालों में और आपकी टर्नओवर अच्छी हो जाए, आप शेयर मार्केट में जो है काफ़ी एक्सपर्ट हो जाए। तो इसलिए अगर वहां पर आपकी टर्नओवर बढ़ेगी तो आपको इस वाले प्रॉफिट पर यहाँ पर टैक्स देना पड़ जाएगा। क्योंकि इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि आप कोई और बिजनेस नहीं करते, हो सकता है मैक्सिमम केस में सैलरी इनकम आती है, किसी की रेंटल इनकम आती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी चलते हैं। तो ये वाली गलती नहीं करनी है जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो। यहाँ पर मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रेडर को भी ले लेता हूँ, जर्नल बिजनेसमैन के लिए भी मैं ये वाली चीज़ें बिल्कुल कहूँगा आप इसको अवॉइड करें। अगर आपने
अभी रिटर्न फाइल करना शुरू किया है। देखिए अगर आपने अब से पहले रिटर्न फाइल कर दी 44A में तब तो कुछ नहीं हो सकता है, बट यहाँ पर आप ये गलती मत करें टाइम सेव करने के लिए। जी हाँ, टाइम सेव करने के लिए कि चलो यहाँ पर 1-2 फिगर डालनी है, कुछ नहीं होगा, इसको मत भरें। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम फिर क्या करें। तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो ना तो ये वाला ऑप्शन लेना है नो काउंट केस, ना प्रिजम्पटिव लेना है, आप इसको नॉर्मल प्रोविजन के थ्रू जाए। नॉर्मल प्रोविजन हम किसे कहते हैं, एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है, एक नॉर्मल टैक्सेशन होता है। अब नॉर्मल टैक्सेशन में आपको मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना होता, एक सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस आप बना लीजिए। उसमें एक साइड में आप राइट साइड में यहाँ पर जो भी आपकी इनकम्स है वो आप लिख सकते हैं, देन लेफ्ट साइड में आप जो है एक्सपेंस जो है वो लिख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सी है, मैंने ITR 3 पूरा भर के आपको दिखाया हुआ है, समझाया हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, इसके अंडर में यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं सेल ऑफ गुड्स का, सर्विस का और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। तो इस पर आपको एडिट करके जो भी आपके फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं या फिर आप नॉर्मल कोई और भी बिजनेस करते हैं, मैं इसको नहीं लेता, कुछ लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं ऑनलाइन का, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो उस केस में आपको यहाँ पर एंटर करनी है फिगर्स। ये आपके इनकम से रिलेटेड हेड है, यहाँ पर प्रोफेशन के रिलेटेड हेड ये वाला हो गया। इसमें फिगर डालने में आपको हो सकता है कि 10 से 15 मिनट ज़्यादा लग जाए, ठीक है, क्योंकि आप तो वीडियो भी पूरा नहीं देखना चाहते हैं, आप कहते हैं कि सर मुझे 5 मिनट में सब कुछ बता दीजिए आपकी ITR 3 कैसे भरा जाएगा। बेसिकली ITR 3 को फॉर्म को जब हम फाइल करते हैं, उसका अगर आपके पास डाटा सारा अवेलेबल है तो 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आप यहाँ पर एंटर कर दें, और यहाँ पर तो इतना अच्छा ऑप्शन आता है कि आप अलग से भी एंटर कर सकते हैं, एडिट करके। अगर यहाँ लिस्ट में नहीं दिया हुआ तो आप उसको एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में एक और कॉलम दिया जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने का। देखिए पहले मैंने ट्रेडिंग वाले में फिगर एंटर करी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं यहाँ पर कवर नहीं करूँगा। तो मैंने बता दिया कि P&L में ये चीज़ें आपको भरनी है, कभी भी प्रिजम्पटिव सेलेक्ट नहीं करना है। ये नॉर्मल एसएससी के लिए भी है और शेयर मार्केट ट्रेडर के लिए तो खास करके, क्योंकि उनकी टर्नओवर तो काफ़ी हाई लेवल पे होती है, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है टर्नओवर का वो काफ़ी हार्श बनाया हुआ है। अब आते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं होता है, एक तरफ सोर्स ऑफ फंड होता है, दूसरी तरफ एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। ये नो अकाउंट केस, इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। इसका सेक्शन होता है 44AA, उसमें कंडीशन दी है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन नहीं करने हैं। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा है। इसके अंडर में जो फिगर लिखी हुई है ना, वो इतनी मिनिमम फिगर है कि इसके उस फिगर को अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूँ तो यहाँ पर हर एसएससी को ये आएगा कि सर इसके अंडर में आप नहीं फाइल कर सकते, मतलब आपके ऊपर ये नो अकाउंट केस लगता ही नहीं है। आपको अकाउंट्स बनाने, अकाउंट बनाना कितना आसान है। एक तरफ आपको अपने सारे जो भी आपके फंड्स हैं, जैसे इसको हम लाइबिलिटी साइड भी कह सकते हैं, प्रोप्राइटर फंड हो गया, आपके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हो गए, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है वो आपके यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। कितना आसान है ये वाली फिगर। अब यहाँ पर सपोज करिए 1 लाख रुपए आ रहे हैं, बस मुझे क्या करना है, इस 1 लाख रुपए को मैच कराना है अपनी एसेट से कि ये जो मेरे फंड्स हैं ये मेरे कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। अब वो आपके फिक्स एसेट्स में भी हो सकते हैं, कैश में भी हो सकते हैं, बैंक में भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आप कहीं पर भी रखें। ये काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, सारे भरना जरूरी नहीं है कि मुझे पूरा ही भरना है। अगर फिर भी कुछ भी समझ नहीं आता है तो 2 फिगर आप जरूर डालें। एक तो आपके बैंक के बैलेंस, देखिए बिल्कुल आसान, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये सभी गलती कर रहे हैं, इसको जीरो छोड़ के आप फाइल कर रहे हो, कल को नोटिस आएगा, ITR आपकी इनवैलिड मानी जाएगी और बाद में बड़ी दिक्कतें होती हैं। फिर आपको रेक्टिफिकेशन करो, अपडेटेड रिटर्न फाइल करो, काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, पेनल्टी लग जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। कैश में फिगर डालें, बैंक के बैलेंस आप अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड करें, उससे देख लें। इन दोनों का जो भी टोटल आ रहा है वो आप प्रोप्राइटर कैपिटल में लिख दें। एटलीस्ट आपने फिगर्स जो लिखी हैं उनके आपके पास प्रूफ है कि जी मेरे पास ये 2 फिगर है। आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसकी फिगर आप यहाँ पर डाल दें। आपके पास कोई लैपटॉप है, कोई भी फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर है, गाड़ी है, वो आप आराम से डाल सकते हैं। इसको कंफर्म कर दीजिए। पहली सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप प्रिजम्पटिव सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसमें भी नो काउंट केस में भर देते हैं, आपकी ITR 100% रॉन्ग जा रही है। पहली गलती मैंने आपको बता दी। दूसरी गलती क्या है कि इनकम टैक्स में आप अपने लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आपको जो है वो डिटेल्स फाइल करनी होती है। अब यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली डिटेल ये पिछले साल की रिटर्न से उठा के ला रहा है। यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का ये शेड्यूल दिया हुआ है। आप रिटर्न बंद कर, मतलब ऐसे ही आपको लग रहा है कि जी पिछले साल भी लॉस कैरी कर लिया था, उससे अगले साल भी, तो जब आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो लॉस कैरी फॉरवर्ड का शेड्यूल तो आपको फाइल करना पड़ेगा ना।
ज़्यादातर केसेस में 80% केसेस ऐसे हैं जो कि ITR सामने आई है। डिपार्टमेंट की तरफ से भी इंटरनल सर्कुलर जारी हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जी पिछले सालों का आपने क्लेम ही नहीं करा। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, एडिट करना है। एडिट करके आपको बताना है कि आपका कौन सी इनकम में कितना लॉस है। सैलरी का तो होता नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें यह भी बताना है कि उसकी जो फाइलिंग की डेट है वो क्या है। विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। आज 31 जुलाई है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए लास्ट डेट है। अगर आप ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं तभी आप अपने लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो इसीलिए आप अपने रिटर्न टाइमली फाइल करें और इसमें फिगर्स जरूर डालें, हर साल डालें। जिस साल में आपका इनकम आ रही होगी उससे ये एडजस्टमेंट होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर जिस रिटर्न में आपने ये क्लेम नहीं किया उसका मतलब ये है कि आपने उसको यहीं पर ही, हम कह सकते हैं कि कैरी नहीं किया, वो यहीं पर ही आपका लॉस हो गया एक तरह से, मतलब फॉरफिट हो गया, वो खत्म हो गया। अब आप उसको आगे कैरी नहीं कर सकते। तो अपनी पिछली रिटर्नों को, जितने रिटर्न्स हैं वो आप एक बार खोल के चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हेड कवर नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आप ये बोलेंगे कि सर काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। उसमें क्या होता है कि अलग अलग हेड्स के हिसाब से अलग अलग ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का है वो अलग अलग सालों में, जैसे किसी का 6 साल है, किसी का 8 साल है, किसी का 4 साल है। स्पेकुलेटिव के केस में 4 साल होता है। ये ऊपर हेड्स दिए हुए हैं, हेड्स में नीचे ड्रैग डाउन करके इनके सामने रेस्पेक्टिव फिगर्स आपको यहाँ पर भरनी है। करंट ईयर की फिगर ऑटोमेटिकली आएगी इस साल की, जैसे असेसमेंट ईयर 22-23 की। तो ये 2 गलती आप बिल्कुल मत करें। आपकी ITR फाइल करने का तभी फायदा है जब आप सही ITR फाइल कर रहे हो। फाइल करने से पहले YouTube पर इतनी सारी वीडियोस हैं, आप आराम से वीडियो देख लें पहले, जल्दबाजी में रिटर्न फाइल ना करें, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ आपने एक बार फाइल कर दी, ये सारा डाटा वहाँ पर अपलोड हो रहा है। गलत डाटा अगर हो भी गया है किसी का, अभी टाइम लिमिट है, आप आराम से उसको रिवाइज कर लें। टेंशन लेने की इसमें कोई बात नहीं है। ये वीडियो शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। चैनल पर इतनी सारी वीडियोज मैंने अपलोड कर दी हैं, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब क्वेश्चंस का हम रिप्लाई कर रहे हैं तो उसके बेस पर भी 2 मेन पॉइंट है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। जनरल क्वेरी भी रिजोल्व हो गई है कि 44 AD या ADA में कभी आपको सिलेक्शन नहीं करना है, ना नॉर्मल बिजनेसमैन करना है, ना ही आपको स्पेशल जब आप किसी शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन में काम कर रहे हैं। उसके अलावा चैनल पर वीडियो जरूर देखें, वीडियो काफ़ी सारी अच्छी से अपलोड की हुई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए